चॉइस इंटरनेशनल 1992 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म है, ब्रोकिंग तो है ही, साथ ही एमएसएमईज को लोन देने का कारोबार करती है और देश भर में फिनटेक इकोसिस्टम बनाने का भी कंपनी का कारोबार है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम कंपनी के सीईओ अरुण पोद्दार साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। आप सी इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर हैं, एसके पाठोदे एंड एसोसिएट्स में आप पार्टनर रहे हैं और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट एडवाइजरी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग में पोद्दार साहब की महारत है। कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी, और साथ ही कंपनी ने हर एक शेयर पर एक शेयर के बोनस का भी ऐलान किया है, यानी कि कंपनी ने बोनस भी दिया है और रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। 220% आय बढ़कर आई है, 96 करोड़ से बढ़कर 207 करोड़ रुपए। कामकाजी मुनाफा 280% बढ़ा है, 24% से बढ़कर 66 करोड़। मार्जिन्स लगभग 25% थे, 32% के पार निकलते हुए दिखे और मुनाफे में 280% की बढ़त 14 करोड़ से 40 करोड़, यानी कि ऑलराउंड तगड़ी परफॉर्मेंस आती दिखी है कंपनी की इस तिमाही में और उसके ऊपर बोनस भी। पोद्दार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। बहुत ही तगड़ी तिमाही दिख रही है, मतलब इतनी सुपरलेटिव ग्रोथ, मतलब चारों फ्रंट पर, रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन, प्रॉफिट। क्या खास ट्रिगर कहाँ से आई है सर? सर हमारा जो टोटल रेवेन्यू Q3 में रहा वो लगभग 209 करोड़ का रेवेन्यू था, जो फ्रॉम 98 करोड़ टू 209 करोड़ रुपीस हुआ है जी। एबिटा 69 करोड़ है क्वार्टर का, जो 26 करोड़ से 69 करोड़ हुआ है, और पैट है जो 40 करोड़ रुपीस है। सर हमारा जो टोटल रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। ओके। वन इज ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज एडवाइजरी एंड थर्ड इज NBFC डिवीजन। ओके। 59% revenue comes from the broking and distribution, 30% revenue comes from the advisory services and 11% का रेवेन्यू लगभग अपना NBFC सर्विसेज से आता है। ओके, मतलब तो 3 है आपकी, खाली ब्रोकिंग नहीं है सर? नहीं सर, अगर आप देखेंगे तो एडवाइजरी का भी एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ एबिटा एंड पैट आल्सो। ओके, सो ब्रोकिंग से आपका कितना बिजनेस आ रहा है और वहाँ किस तरह की ग्रोथ दिखी है इस क्वार्टर में? सर ब्रोकिंग में भी हमने तीनों जो हमारे वर्टिकल्स, उन तीनों वर्टिकल्स में डिसेंट ग्रोथ है। हम ऑन एन एवरेज लगभग 100% की ग्रोथ तीनों एक्टिविटीज में कर रहे हैं। लगभग 160 करोड़ का बिजनेस अपना एडवाइजरी साइड हुआ है। और तो एडवाइजरी साइड में अगर आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली एडवाइजरी में हम गवर्नमेंट एडवाइजरी के प्रोजेक्ट्स करते हैं। ओके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग एक विंग है हमारा, जिसमें हम गवर्नमेंट के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं। अच्छा। आज के दिन हमारे पास लगभग 630 करोड़ रुपए की ओपन ऑर्डर बुक है। ओके। जो हमें अगले 24 से 36 महीनों में एग्जीक्यूट करनी है। सर मैं इसमें आपको थोड़ा तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आप गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं? यस सर। क्या क्या एडवाइस करते हैं सर तो बेसिकली गवर्नमेंट को जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने होते हैं उसमें गवर्नमेंट को एक DPR बनाना होता है सबसे पहले। DPR क्या होता है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं सर। तो गवर्नमेंट का कोई भी जो एस्टिमेशन स्टार्ट होता है वो DPR से होता है। तो सबसे पहले DPR बनता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर हायर होता है और उसके बाद PMC होती है, उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग होती है। ओके ओके। तो हम DPR और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट करते हैं सर। हमारा जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो मिशन प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को टारगेट करते हैं। ओके। तो अगर आप देखें तो मेरे पिछले 3 सालों में हमने जल जीवन मिशन पे काफी अच्छा काम किया है। हम लगभग 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा। और 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की DPR और मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया सर, 620 करोड़ रुपए की जो ओपन ऑर्डर बुक है वो अगले 24 से 36 महीने में आएगी। 630 करोड़ जो आप बोल रहे हैं, ये फीस का, ये फीस पार्ट है सर। ये चॉइस जो हमारी एक सब्सिडरी है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड में, उसकी सब्सिडरी में 620 करोड़ रुपए की इनकम अगले 24 से 36 महीने में आएगी। अच्छा। और क्योंकि ये काफी ग्रोइंग सेक्टर है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, तो अगर आप देखें तो लगभग 1,43 ट्रिलियन का गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। ओके। और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आज के दिन DPR और PMC से कंपल्शन एक्टिविटी। अच्छा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगा उसमें कहीं ना कहीं हम उसके पार्टिसिपेटिव या कहीं ना कहीं हम उसके स्टेक होल्डर्स बने रहेंगे। अच्छा। तो अगर मैं एक इन शॉर्ट अगर ये समझूं पोद्दार साहब की, समझिए अगर बजट में कुछ ऐसे ऐलान आते हैं कि भाई सरकार जल जीवन मिशन पे या कुछ और तरह के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो सोशल सर्विसेज वाले या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, रोड प्रोजेक्ट्स पे, इन पे ज़्यादा खर्च कर रही है, तो वो
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के लिए फायदा। करेक्ट सर। तो डायरेक्टली अपने लिए बेनिफिट भी है क्योंकि हमें एक नया विंग, नई चीज़ें स्टार्ट करने को मिलती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इस पे मैं आपको एक और चीज़ अपडेट देना चाहूँगा कि एज ए कंसल्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके की सर्विसेज देते हैं। और एक लेवल पे जब आप पिरामिड के ऊपर के साइड जाते हैं तो इन टर्म्स ऑफ विथ योर क्रेडेंशियल्स, समझिए मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ठीक है, मैं गवर्नमेंट से ऑर्डर लेके आया हूँ कि मैं ये हाईवे बनाऊंगा, ये रोड बनाऊंगा, आप उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उस प्रोजेक्ट की सबसे पहले डीपीआर बनाते हैं। अच्छा, वो डीपीआर बना के आप मॉनिटरिंग करके फिर आप सरकार को बोलते हैं कि भाई ये काम बराबर चल रहा नहीं चल रहा। करेक्ट, ये सही सर। तो जो बेसिकली जिन पैरामीटर्स, ये तो आपके ब्रोकिंग से एकदम अलग बिजनेस है। सर ये एक्टिविटी हमने 2017 में लगभग स्टार्ट करी थी। अच्छा। और 2020 में लगभग 33 करोड़ रुपए की मेरी टॉप लाइन थी एडवाइजरी सर्विसेज से। आज अगर अपन देखें तो हमने इस क्वार्टर में 60 करोड़ प्लस की रेवेन्यू बुक करी एडवाइजरी से क्वार्टरली। और हम इस साल में लगभग 200 सवा 200 करोड़ के आसपास की टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओनली फ्रॉम एडवाइजरी साइड। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो क्या आपका ये बिजनेस आने वाले 2, 3, 5 साल जो भी आप समझो, क्या आपकी ब्रोकिंग से बड़ा हो सकता है? सर हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 26-27 में इक्विटी का मतलब ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवाइजरी का दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। हम ब्रोकिंग भी इसी स्पीड में ग्रो करेंगे। इस स्पीड में हम पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। और इसको थोड़ा डेफिनेटली क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रा टारगेट फोकस है तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे सर। तो इस बिजनेस में ऐसी क्या खास बात है जो आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हर कोई इसमें एंट्री नहीं कर सकता, उसका क्या रीजन? सर गवर्नमेंट के कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज है, तो जो बेसिकली क्रेडेंशियल्स हम बोलते हैं। तो चॉइस ग्रुप को पिछले 7 सालों में वो क्रेडेंशियल डेवलप करने में एक समय लगा, एक टीम लगी। आज हम उस स्टेज पे जहां पे अपन जो आज अगर कोई स्टार्ट करे तो उसको डेफिनेटली 7-8 साल का पीरियड लगेगा। 7-8 साल हमारे यहाँ तक पहुंचने के लिए। अच्छा। तो इट्स ए क्रेडेंशियल फेज, तो आपको डेफिनेटली वो क्रेडेंशियल बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। तो अपन एक डिसेंट सेगमेंट में काफी आगे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपन यहाँ से और आगे अच्छी ग्रोथ करेंगे सर। ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अच्छा, एक आपको वापस से थोड़े ब्रोकिंग बिजनेस की तरफ आता हूँ। वहाँ पे मार्केट तो लाइफ हाई पे है, एंजॉय भी कर रहे हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये बताएं सर कि कहाँ से ग्रोथ आ रही है, कितनी ग्रोथ आ रही है? सर अगर मैं ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इमीडिएट कोविड के आसपास वी हैव ऑलमोस्ट 80,000 क्लाइंट्स। आज के दिन हमारे पास लगभग 8,10,000 के आसपास क्लाइंटल बेस है। 8 लाख? यस सर, ये क्लाइंटल बेस इंक्रीज हुआ है 3 साल में 10 गुना। 3 साल में 10 गुना। और हम आगे के भी सालों में हम 3 टियर टू 6 टियर सिटीज के अच्छे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। डेफिनेटली जिस सेगमेंट में, जैसे मैं आपको एक रिपोर्ट का डिस्कस करता हूँ, तो सेबी की अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी। उसमें सेबी ने कहा है कि 2030 में लगभग 30 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर रहेंगे। तो ये जो नया कंज्यूमर, ये जो नया कस्टमर इक्विटी मार्केट में आएगा, डेफिनेटली 3 टियर टू 6 टियर सिटीज से आएगा। और हम उस कंज्यूमर को पकड़ने के लिए, उस कंज्यूमर को सर्व करने के लिए हमारा खुद का ब्रांच नेटवर्क और फ्रेंचाइजी नेटवर्क है। उस नेटवर्क के थ्रू अपन लेके आएंगे। कितनी ब्रांचेज आपकी? सर आज के दिन हमारी 110 अपनी खुद की ब्रांचेज है और लगभग 350 के आसपास अपनी खुद की फ्रेंचाइजीज है। ओके, तीसरा आपका बिजनेस जो वर्टिकल आप बता रहे थे एनबीएफसी का। हाँ सर। वहाँ पर किस तरह का बिजनेस और किस? सर एनबीएफसी में अपन एमएसएमई, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन करते हैं। मैक्सिमम टिकट साइज जो है वो लगभग 5 लाख रुपए की टिकट साइज है। मेजॉरिटी बुक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में है, ताकि जो गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, उस टारगेट बेस को सर्व किया जा सके। हमारी आज के दिन जो लोन बुक है वो लगभग 470 के आसपास की अपनी लोन बुक है जो अपन देते हैं। ओके। और उसमें भी वी कैन से कि अपन एक पिछले 2 साल से जब से रिटेल स्टार्ट किया है वहाँ पे भी अपन एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं सर। ओके, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि आप टियर 3, टियर 4 सिटीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड है, तो क्या वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि आपको टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफ़ी कुछ तैयारियां करनी होती होगी? सर टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्योंकि उस कंज्यूमर बेस को अगर आपको पकड़ना है तो आपको ह्यूमन इंटरवेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो आप मेट्रो सिटीज और फर्स्ट ईयर सिटीज की अगर अपन बात करें तो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा टैक्स हेवी है। कंज्यूमर एग्जीक्यूट भी ट्रांजेक्शन वहाँ करता है। बट जब आप 3 टियर टू 6 टियर सिटी में जाएंगे तो आपको एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों की अवेयरनेस ग्रो करनी पड़ेगी। और जब आप लोगों की अवेयरनेस ग्रो करेंगे तो वहाँ से एक अच्छा कंज्यूमर और एक अच्छा कस्टमर बेस वी आर एक्सपेक्टिंग। सर आखिरी सवाल आपसे ये कि क्योंकि आपके मार्जिन्स में देख रहा था इस बार तो 32% के बड़े मार्जिन हैं, लेकिन 24% से 32% पिछले कुछ क्वार्टर्स की जो रेंज है मार्जिन की ये रही है। मैं ये समझना चाहता हूँ आगे चलते हुए
किन लेवल्स पर आपको लगता है कि मार्जिन्स आप इजीली मेंटेन कर पाएंगे? सर हम जून क्वार्टर से मतलब हमारे जो ये अभी जो मार्जिन्स है ये अपन मान के चल रहे हैं कि अपन इन्हीं मार्जिन्स पे आगे काफ़ी काम करेंगे। और क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन सर्विसेज में एक स्टेज के बाद आपके मार्जिन्स इंप्रूव होते जाते हैं क्योंकि आपका कंपटीशन कम होता जाता है। तो डेफिनेटली हम ये मार्जिन तो डेफिनेटली मेंटेन करेंगे ही करेंगे और अगले भी कुछ क्वार्टर्स में अपन मार्जिन्स को यहाँ पे भी अपन 2 या 3% का और इंक्रीमेंट अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, ये बताएं कि चूंकि मैं आपसे पहली बार ही मुलाकात कर रहा हूँ, जस्ट मुझे बताएं अगले 2-3 साल के लिहाज से या जो भी 1 साल 2 साल 3 साल का आपने कोई गाइडेंस बनाया, विजन बनाया और डायरेक्शन बनाया, तो बताइए कि किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की आ सकती है? सर वैसे तो हम डिटेल्ड विजन प्लान बना रहे हैं, तो अगर आप हमें 1 महीने का समय देंगे तो मैं आपके पास पूरी डिटेलिंग लेके आऊँगा। बट मैं आपको एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 3 सालों में अपन ऑलमोस्ट 100% ईयरली ग्रोथ दिखाई है, अपन लगभग वो ग्रोथ तो अपन मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 सालों में भी सर। 50% सालाना ग्रोथ? हाँ सर, अपन अगर आप देखें तो अपन ने जो पिछले 3 सालों में 2020 से जो ग्रोथ अपन ने दिखाई है, अपन उस सेम ग्रोथ फेज को मेंटेन करेंगे। हायर बेस पर भी? यस सर डेफिनेटली सर। अभी बेस आया नहीं है, इट विल टेक टाइम। अच्छा, आपको ओके, यू स्टैंड करेक्टर। हमें लगेगा हायर बेस पे भी आप 50% की सालाना ग्रोथ किसी भी बेस पर, यस सर, बड़ी बात है। अच्छा, फाइनली एक पर एक आपने बोनस भी इशू किया, राइट? क्या वजह बोनस शेयर इशू करने की? सर हम एक्चुअली डिविडेंड पे नहीं करते, तो हम मानते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ग्रोथ में पैसा लगना चाहिए ज़्यादा। ओके, तो वी हैव द सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डिसेंट, तो अपन ने एक डिसाइड किया कि शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर वर्क किया जाए। ओके, अपन ने इस प्रोस्पेक्टिव से बोनस इशू किया। बिल्कुल। पोदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों के बारे में और कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की। एक नई चीज़ समझ में आई थी कि ये क्या प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। हमें लगता था कि आपकी ब्रोकिंग फर्म है, एक्चुअली ब्रोकिंग रिलेटेड काम काज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत NBFC भी साथ में होता है, लेकिन ये नया बिजनेस अलग है। एक बार मैं आपसे जरूर फिर मुलाकात होगी, इस पर जरा डिटेल में जरूर बताइएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए।